आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है परिवार। परिवार जैसा कि हमारे लिए और आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम और आप परिवार शब्द से बहुत ही यानी कह सकते हैं कि पुराने समय से परिचित हैं, क्योंकि परिवार में हम रहते हैं, परिवार के हम सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते हम यानी जन्म से लेके और वर्तमान तक इस परिवार में ही पले हैं, बड़े हैं। परिवार से ही हमने कुछ सीखा है, परिवार में ही हमारा समाजीकरण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार जो शब्द है वो हमारे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि एक आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द का अर्थ लगाया जाता है और एक समाजशास्त्री दृष्टि में जो सामाजिक संदर्भ में, समाजशास्त्री संदर्भ में जो किसी शब्द का अर्थ लगाया जाता है उसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। परिवार जैसा एक बहुत सरल शब्द, लेकिन हम कहें किसी से कि परिवार की परिभाषा दीजिए तो परिवार की परिभाषा को वो एक शब्दों में बांधना उसके लिए एक बड़ा कठिन कार्य लगेगा। और जो भी उसके दिमाग में आज यानी परिवार है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य अर्थों में जो परिवार का हम अर्थ लगाते हैं, सामान्यतः पति पत्नी के योग को हम परिवार की संज्ञा देते हैं, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टि से वो परिवार की श्रेणी में नहीं आते। तो यहाँ हमें यानी वही चीज़ देखनी है कि आम बोलचाल की भाषा में हम किसी शब्द का क्या अर्थ लगा रहे हैं और हमारे समाजशास्त्री दृष्टि से उस शब्द का अर्थ क्या है। तो आज हम परिवार पर यहाँ चर्चा करेंगे। परिवार आखिर क्या है, सामान्य बोलचाल में हम क्या मानते हैं और समाजशास्त्री दृष्टि में परिवार किसे कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहता है और रहा है। समाज में जहाँ तक देखें तो परिवार हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण समूह या संस्था है, जहाँ मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में देखें तो परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी संस्था हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं होगा, चाहे वो जटिल समाज है, चाहे आदिम समाज है, जहाँ परिवार नाम की संस्था नहीं हो। तो परिवार हम कह सकते हैं कि संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः वहाँ पाया जाता है। शरीर की आवश्यकताओं एवं काम वासना की जब हम बात करें तो परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो इंसान की शारीरिक इच्छाओं, काम वासनाओं की वो पूर्ति करती है। और ये काम वासनाओं की जो पूर्ति है वही परिवार को जन्म देती है। जहाँ तक सवाल है, परिवार ही नवजात शिशुओं का एवं गर्भवती महिलाओं का जो देखभाल की जो व्यवस्था करता है, लालन पालन की जो व्यवस्था करता है, वह परिवार नाम की संस्था ही है, जहाँ यौन संबंध एवं संतानोत्पत्ति का नियमन किया जाता है और उसे एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। परिवार अपने सदस्यों की जहाँ तक है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है। हर जो समाज की ये इंसान की यहाँ आवश्यकता है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, परिवार संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ से वह अपने सदस्यों की इन आवश्यकताओं को पूरा करती रहती है। परिवार का जहाँ तक सवाल है तो परिवार मानव जाति के आत्म संरक्षण, वंशवर्धन और जाति जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का हम कह सकते हैं कि एक प्रमुख एक सामाजिक इकाई है, प्रमुख एक संस्था है या एक समिति है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में, या हम कह सकते हैं ये परिवार के दो मूल हैं।
जिस प्रकार के नदी के जो दो तट होते हैं, उन्हीं दोनों तटों के समान यहाँ स्त्री पुरुष हैं, जिनके बीच जीवन रूपी धारा का लगातार प्रभाव होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम देखते हैं, परिवार नए प्राणियों को जन्म देता है और जो परिवार में मृत्यु से जो रिक्त जो जगह हो जाती है, उनको भरता रहता है। तो आज हम यहाँ परिवार का शाब्दिक अर्थ, परिवार की विशेषताएं, आज इन पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो परिवार के जहाँ तक शाब्दिक अर्थ की बात है, तो परिवार जो शब्द है वह अंग्रेजी के फैमिली शब्द से इसका विकास हुआ है। और फैमिली शब्द जो है वह लैटिन शब्द फैमुलस से बना है। और फैमिली शब्द जो है वह एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और जहाँ तक दास आदि सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। साधारण अर्थों में हम यदि देखें तो परिवार एक विवाहित जोड़े के रूप में या वह विवाहित जोड़े को भी एक परिवार की संज्ञा दे दी जाती है। किंतु जैसा कि हमने कहा, समाजशास्त्री दृष्टि से यह परिवार की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि समाजशास्त्र एक परिवार में पति, पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक मानता है। और इनमें से किसी भी एक का अभाव होता है तो परिवार की श्रेणी में नहीं आता। मान लो केवल पति पत्नी, उनके बच्चे नहीं है, तो उसको हम परिवार नहीं कह के हम उसको गृहस्थ कह सकते हैं। तो परिवार के लिए यहाँ आवश्यक होता है कि पति हैं, पत्नी हैं और ये उनके बच्चे हैं। तो इन तीनों कह सकते हैं संबंधियों के योग को ही समाजशास्त्र की दृष्टि से परिवार कहा जाता है। तो हम परिवार का जो शब्द का अर्थ जो है, साधारण अर्थ में हमने देखा वो हम किसी को हम परिवार कहते हैं। विवाहित जोड़ा जहाँ हमको देखा तो हम परिवार कह देते हैं, या विवाहित में से कोई पति या उसके बच्चे हैं तो उसको भी परिवार कहते हैं, जबकि वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता। या कोई पत्नी और उसके बच्चे, उसका पति नहीं है, उसको भी हमें एक परिवार कह देते हैं, लेकिन ये परिवार की श्रेणी में नहीं आते। ये सभी गृहस्थ की श्रेणी में आते हैं, यानी पति, पत्नी और बच्चे, इनमें से कोई भी एक का अभाव है तो उनको परिवार नहीं कह के हम क्या कहेंगे, उनको गृहस्थ कहेंगे। तो समाजशास्त्रीय अर्थ जो हमारे सामने है परिवार का, वहाँ पति, पत्नी और बच्चों का समूह, उसे हम परिवार कहते हैं। और इनमें से किसी एक का भी अभाव है तो वो परिवार नहीं, वह फिर गृहस्थ की श्रेणी में आता है। जहाँ तक हम परिवार की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम मैकाई बनम पेज की परिभाषा के यहाँ बात करते हैं। और मैकाई बनम पेज जो परिवार के बारे में कहते हैं, उनका कहना है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यानी मैकाई बनम पेज का शब्दों में, या भी जो परिवार को मानते वो कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित। कहने का यह तात्पर्य है कि एक परिवार वह समूह है जहाँ यौन संबंधों की निश्चितता है, नियमन है। वहाँ यौन संबंध रखने के यानी कुछ नियम बना रखे हैं, निश्चित नियम है कि कौन व्यक्ति कौन किसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता है। तो वहाँ इसका कह सकते हैं कि एक नियमन है, संतान का नियमन है, यौन संबंधों का नियमन है। उस समूह को वो मैकाई बनम पेज
ये परिवार मानते हैं, और वो आगे कहते हैं कि वो संयोग, वो योग व्यक्तियों का जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यानी कि परिवार में ही बच्चे का जन्म होता है, उनका भी नियमन है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से बच्चे संतान पैदा करेगा, संतानोत्पत्ति करेगा, और उनके लालन पालन की जो व्यवस्था करता है, वह योग, वह जो व्यवस्था है, उसको परिवार की श्रेणी में रखा है। यही दूसरी परिभाषा डॉक्टर दुबे के अनुसार। और डॉक्टर दुबे परिवार के बारे में कहते हैं कि परिवार में स्त्री पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है। उनमें से कम 2 विपरीत लिंगों में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति होती है, और उनसे उत्पन्न बच्चे मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। यानी डॉक्टर दुबे का यह मानना है परिवार के बारे में, तो वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष परिवार में दोनों की सदस्यता होती है, और वे कहते हैं उनमें से कम 2 विपरीत लिंगियों में, यानी परिवार हम उसी समूह को कहेंगे, उसी मानव समूह को कहेंगे जिनमें कम 2 विपरीत लिंगियों में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति हो। यदि कोई ऐसा मानव समूह है, ऐसा कोई मानव संग्रह है जहां 2 विपरीत लिंगियों में मान लो यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति नहीं है, तो उस समूह को, उस संग्रह को हम परिवार की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो यहाँ 2 विपरीत लिंगियों की भी इन्होंने इस तरह यूं बात की है कि मान लो 2 समलिंगियों में भी कोई यौन संबंध रखता है, तो वो भी परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। परिवार की श्रेणी में वही समूह आएगा, वही संग्रह आएगा जहां कम से कम 2 विपरीत लिंगियों में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति हो। और वो आगे कहते हैं, और उनसे जो उत्पन्न बच्चे हैं वे यानी तीनों मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, यानी स्त्री, पुरुष और उनसे उत्पन्न बच्चे। तो ये दुबे परिवार की एक परिभाषा देते हैं। इनमें से कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता। मान लो लोगों का संग्रह है, लेकिन वहाँ विपरीत लिंगियों में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति नहीं है, तो भी परिवार नहीं है। उनमें मान लो बच्चे नहीं हैं, तो भी वो परिवार नहीं है। मान लो बच्चे और पिता हैं लेकिन माता नहीं है, तो भी वो परिवार नहीं है। मान लो पिता हैं, बच्चे हैं और माँ नहीं है, तो भी वो परिवार नहीं है। तो परिवार के लिए यहाँ तीनों की आवश्यकता है और तीनों का होना जरूरी है। वहीं लूसी मेयर की बात है, तो लूसी मेयर परिवार की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। एक सीधी सी, एक समान सी परिभाषा लूसी मेयर ने दी, जिसमें वो यही बात कहते हैं कि परिवार हम एक उस समूह को कह सकते हैं, उस संग्रह को कह सकते हैं, उन सदस्यों के योग को कह सकते हैं जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। तो ऐसा जो कोई संग्रह है, ऐसा जो कोई समूह है लोगों का, उसको हम परिवार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि परिवार की विशेषता क्या है। जैसा कि विभिन्न समाज शास्त्रियों ने परिवार की जो विशेषताओं के बारे में कहा है और इन परिभाषाओं के आधार पर जो हम जिन विशेषताओं की जो बात करते हैं, तो वह कुछ इस प्रकार से निकलती हैं। इसका एक यदि हम सार रूप में इन परिभाषाओं का देखें तो हम कह सकते हैं कि परिवार को एक जैविकीय संबंध पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें माता पिता और बच्चों को शामिल किया जाता है तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाता है। तो यह स्थिति परिवार की यहाँ एकदम क्लियर हो जाती है कि परिवार एक ऐसा संग्रह है, एक ऐसा समूह है जहाँ पर यानी माता
पिता और बच्चे जो एक साथ रहते हैं। और उस समूह का जो उद्देश्य की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो उद्देश्यों में परिवार का जो उद्देश्य है, उसमें उद्देश्य जो उन्होंने यहाँ बताया है कि सदस्यों के लिए निवास स्थान हो, कोई आर्थिक व्यवस्था हो उस परिवार की, जिस परिवार में यौन संतुष्टि की व्यवस्था हो, जो समाज स्वीकृत हो, और जहाँ प्रजनन के माध्यम से संतानोत्पत्ति की व्यवस्था हो, जो समाज स्वीकृत हो, और जहाँ समाजीकरण और शिक्षण आदि की भी सुविधाएं हों। समाजीकरण से तात्पर्य है सीखना, यानी बच्चा जन्म से लेकर जो कुछ भी सीखता है उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। और शिक्षण आदि की जो व्यवस्था, जो प्रारंभिक जो शिक्षा जो होती है, वह इस परिवार के माध्यम से ही दी जाती है। तो ये जो जहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो विशेषता हमको जो देखने को मिलती हैं, उस समूह को हम परिवार की श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने, जहाँ तक मैकइवर पेज की जब हम बात करें, तो मैकइवर पेज ने परिवार की विशेषताओं को कुछ दो भागों में बांटा है। और दो भागों में बांट के वो कहते हैं कि इन विशेषताओं को हम दो भाग में, पहला सामान्य विशेषताएं और दूसरी विशिष्ट विशेषताओं के रूप में इनका उल्लेख कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि परिवार की सामान्य विशेषताएं। और सामान्य विशेषताओं से यहाँ तात्पर्य ये है कि ये विशेषताएं वो विशेषताएं हैं जो विश्व के सभी समाजों के परिवारों में हमें देखने को मिलती है। तो पहली विशेषता, सामान्य विशेषता को यदि हम देखें तो वो है विवाह संबंधों का होना। परिवार की ये एक प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। यानी जब परिवार का जन्म जब भी होगा जब दो विपरीत लिंगी आपस में विवाह करेंगे और विवाह के माध्यम से वह संतानोत्पत्ति करेंगे, तब वह परिवार अस्तित्व में आएगा। तो कहने का तात्पर्य है बिना विवाह के कोई परिवार जन्म नहीं ले सकता। तो चाहे कैसा भी परिवार है, चाहे सभ्य समाज का परिवार है, जटिल समाज का परिवार है, ग्रामीण परिवार है, नगरीय परिवार है, कोई भी परिवार है, वो परिवार बिना विवाह संबंधों के अस्तित्व में नहीं आ सकता। पहले विवाह संबंध हैं, फिर इसके बाद में यौन संबंध स्थापित हैं, फिर संतानोत्पत्ति है, और जब तीनों को मिला के वहाँ परिवार अस्तित्व में आता है। दूसरी विशेषता यहाँ बताई है कि विवाह का एक स्वरूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह का स्वरूप प्रत्येक समाज में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का देखने को मिल सकता है, हो सकता है। जैसा कहीं कहीं बहुपति प्रथा पाई जाती है, कहीं कहीं बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, तो कहीं कहीं समूह विवाह प्रथा पाई जाती है। तो ये विवाह का एक स्वरूप है। तो परिवार जो अस्तित्व में आता है और परिवार के पहले विवाह आवश्यक है, तो विवाह का भी हर परिवार के लिए एक विवाह का एक स्वरूप का होना भी आवश्यक है। चाहे वो एक विवाही हो, चाहे वो बहुविवाही हो, चाहे वो बहुपत्नी विवाही हो, चाहे वो बहुपति विवाही हो, चाहे वो भगिनी विवाही हो, चाहे यानी किसी भी प्रकार का परिवार हो, वो विवाह के माध्यम से अस्तित्व में आएगा, विवाह के बाद अस्तित्व में आएगा, और वहाँ विवाह का एक स्वरूप भी होगा जो इनमें से कोई भी हो सकता है। अगली विशेषता के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं कि वंश नाम से यहाँ तात्पर्य हम कह सकते हैं कि परिवार में बच्चों का जो नामकरण जो होता है उसकी एक व्यवस्था होती है। और बच्चे का जो नामकरण होता है या तो पिता के परिवार से बच्चों का नाम चलता है, या फिर वह माता के परिवार से बच्चों का नाम चलता है। तो एक वंश नाम की जो व्यवस्था है ये भी एक आवश्यक विशेषता है, क्योंकि ऐसा भी कोई परिवार नहीं होगा विश्व में जहाँ वंश नाम की यानी बच्चों को जो नाम दिया जाएगा वह मातृ पक्ष से दिया जाएगा या पितृ पक्ष से दिया जाएगा, किसी पक्ष से नहीं दिया जाए, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। या तो मातृ पक्ष से वंश नाम दिया जाएगा या फिर पितृ पक्ष से वंश नाम दिया जाएगा। यानी जो वंश जो चलेगा, जो वंशावली उसकी जो आगे बढ़ेगी वो है यानी मातृ पक्ष या
पितृ पक्ष से वह वंशावली की वहाँ व्यवस्था होगी। तो ये भी एक आवश्यक विशेषता है जो सामान्य विशेषता के अंतर्गत आती है। अगले बिंदु के रूप में यानी सामान्य विशेषताओं में एक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से यहाँ तात्पर्य है कि प्रत्येक परिवार में जो अपने सदस्यों को जो भरण पोषण की जो व्यवस्था करनी होती है, उसके लिए कोई न कोई एक कह सकते हैं कि परिवार की एक आर्थिक क्रिया होना बहुत आवश्यक है। एक अर्थव्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब परिवार के जो सदस्य हैं उनका भरण पोषण करना है तो उसके लिए ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। ये व्यवस्था नहीं होगी तो भरण पोषण वहाँ नहीं हो सकता। यानी अर्थव्यवस्था, चाहे अर्थव्यवस्था हमारी कैसी भी हो, चाहे वो आदिम अर्थव्यवस्था हो, चाहे कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वर्तमान जटिल समाजों की जो अर्थव्यवस्था होगी, हर परिवार अपने भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए एक अर्थव्यवस्था की यानी वहाँ उसमें देखने को मिलती है। तो ये कि एक भी आवश्यक चीज़ है परिवार के लिए, एक आवश्यक विशेषता है कि परिवार के लिए कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। और इसमें अंत में है सामान्य निवास। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार का जो सदस्य है कहीं न कहीं एक स्थान पर निवास करता है जहाँ जिसका एक घर होता है। तो एक परिवार जो है एक उसका एक निवास भी होगा, और वो निवास कहीं भी हो सकता है, मातृ पक्ष की हो सकता है या पितृ पक्ष की हो सकता है। जैसा कि मातृ स्थानीय और पितृ स्थानीय परिवारों को जब आगे हम भेद करेंगे तो मातृ स्थानीय और पितृ स्थानीय जो परिवार पाए जाते हैं, तो एक सामान्य निवास भी हर परिवार का होता है। तो ये भी एक उसकी सामान्य विशेषता है। जब हम विशिष्ट विशेषताओं की बात करें तो विशिष्ट विशेषता में हम पहली विशेषताएं जो देखते हैं वो पहली विशेषता है कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से यहाँ तात्पर्य ये है कि परिवार रूपी जो संस्था है, या हम इसको समिति कहें या संस्था कहें, जैसे इसमें दोनों के गुण हमें देखने को मिलते हैं, यह सभी कालों में और सभी स्थानों पर पाई जाती है। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी एक संस्था है जो हम इतिहास से लेके, भूतकाल से लेके और वर्तमान काल तक यदि हम इसका अवलोकन करें तो हर समाज में ये संस्था हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिली है, जो वर्तमान में है, कभी इतिहास में भी थी और वर्तमान में भी है, और ये भविष्य काल में भी बनी रहेगी। ये संभव है कि इसके स्वरूपों में चेंज होता रहे, स्वरूप इसके बदलते रहें, इसके जो स्वरूप है उसमें बदलाव आता रहे, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी कोई समय ऐसा नहीं आएगा, कभी कोई ऐसा समय स्थान नहीं होगा जहाँ ये इस प्रकार की संस्था नहीं होगी। तो ये इसको हम सार्वभौमिकता का गुण कहते हैं, जो सभी कालों में और सभी स्थानों पर विद्यमान होती है। अगली विशेषता के रूप में इसमें भावात्मक आधार। भावात्मक आधार से यहाँ ये तात्पर्य है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें एक परस्पर हम कह सकते हैं कि भावनात्मक लगाव, एक भावनात्मक संबंध या भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए होते हैं। उन्हें प्रेम, सहयोग या परिवार के लिए मर मिटना, बलिदान एवं सहिष्णुता, ये जो भाव जो होते हैं ये हमको हर परिवार में देखने को मिलेंगे। तो परिवार के सदस्यों में ये परस्पर ये भावात्मक संबंध भी हमको देखने को मिलते हैं। ये भी एक हमें इसकी विशेषता के रूप में ले सकते हैं। अगली विशेषता यहाँ हम देखते हैं कि रचनात्मक प्रभाव। और रचनात्मक प्रभाव से यहाँ तात्पर्य ये है कि परिवार एक ऐसी संस्था है, या हम ये भी कह सकते हैं कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चा अच्छी और बुरी बातों को सीखता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण जो प्रारंभ होता है, या व्यक्तित्व का जो निर्माण जो होता है, वह परिवार से ही प्रारंभ होता है। और परिवार जो संस्था है, परिवार का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर सर्वोपरि होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो रचनात्मक प्रभाव की जहाँ तक हम बात है, तो रचनात्मक प्रभाव इसका यही है कि बच्चे का जो व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है, जो इसके बच्चे का व्यक्तित्व का जो विकास होता है, उस व्यक्तित्व पर सर्वप्रथम और सर्वाधिक जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वह परिवार का ही होता है। अगली विशेषता के रूप में
केंद्रीय स्थिति। केंद्रीय स्थिति से तात्पर्य यहाँ ये लगाया जाता है कि जैसे समाज और समाज की एक सामाजिक संरचना, समाज का एक ढांचा, समाज का एक स्वरूप, और उस सामाजिक संरचना में परिवार की जो स्थिति होती है वो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय होती है। तो यह केंद्रीय स्थिति से तात्पर्य क्या है कि परिवार एक सामाजिक संरचना में अपनी केंद्रीय स्थिति के रूप में स्थित होता है, जो कि कई परिवारों से मिलकर हम वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, समुदाय एवं समाज जैसे बनते हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं कि परिवार की वहाँ स्थिति जो होती है वह केंद्रीय होती है, परिवार उसमें बीच में स्थित होता है। ये परिवारों से मिलकर ही वंश और वंश, गोत्र, गोत्र उपजातियाँ और जातियाँ, ये समुदाय, ये समाज, ये जितने भी सभी का जो निर्माण होता है वह विभिन्न परिवारों से ही मिलकर मिलता है। इसलिए परिवार को यहाँ एक समाज की या सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति के रूप में भी जाना जाता है। अगली विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों के उत्तरदायित्व से तात्पर्य यह है कि जैसे अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा यदि हम जब परिवार की जब बात करें तो परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व होता है। समाज में जैसे कि अन्य बहुत सारी और अनेक संस्थाएं हैं, अनेक संघ हैं, अनेक संगठन हैं, उन सभी से यदि इस परिवार की तुलना करें तो हम पाते हैं कि परिवार एक ऐसी संस्था है जो अपने सदस्यों के प्रति अधिक महत्वपूर्ण और उत्तरदायी होती है। तो इस रूप में हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी हमारी संस्था, संगठन, समितियाँ जो कुछ भी समाज में हमको देखने को मिलती हैं, उनमें सर्वाधिक संस्था एक उत्तरदायी जो संस्था है अपने सदस्यों के लिए, तो वो संस्था परिवार नाम से जानी जाती है। अगली विशेषता हम कहेंगे कि परिवार का सीमित आकार, ये भी एक विशेषता है इसकी। और वो इस रूप में कि परिवार की सदस्यता हम कहें कि आनुवांशिक होने के कारण, कि जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या जो होती है वह सीमित होती है। अन्य संगठनों की जहाँ तक बात करें तो वहाँ सदस्यों की संख्या हम कहते हैं कि हजारों में और लाखों में हो जाती है, लेकिन परिवार इतनी बड़ी संस्था नहीं है। परिवार की जो सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के जो सदस्य होते हैं वह सीमित संख्या में ही होते हैं। तो परिवार का जो आकार होता है अन्य संगठनों की भांति बहुत बड़ा न होकर कैसा होता है, सीमित होता है, जहाँ सीमित सदस्य होते हैं। इसलिए इसकी एक सीमित आकार के रूप में विशेषता देखने को मिलती है। आगे है इसमें विशेषता में सामाजिक नियमन। और सामाजिक नियमन में हम इस विशेषता में देखेंगे कि हर परिवार का एक जो सामाजिक नियमन, और सामाजिक नियमन से तात्पर्य है कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था उसमें देखने को मिलती है या पाई जाती है। तो हर परिवार में जो सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था होगी वह प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर एक नियंत्रण रखता है और समाज व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि बनाए रखता है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक परिवार के सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, तो सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तो वो परिवार वहाँ टूट जाएगा, बिखरने की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ सामाजिक नियंत्रण परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो हर परिवार एक अपने सदस्यों पर जो नियंत्रण रखता है तो प्रथाएं, परंपराओं, रूढ़ियों आदि के माध्यम से अपने परिवार पर नियंत्रण की एक व्यवस्था बनाए रखता है। और अंत में इसकी विशेषता परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति से तात्पर्य यह है कि संस्था के रूप में जब हम परिवार को देखते हैं तो हम कहेंगे कि परिवार एक स्थायी है जो आदिकाल से चला आ रहा है। यानी जब से मानव उत्पत्ति हुई है, जब से ही मानव यानी किसी न किसी रूप में परिवार में रहा है, चाहे वो परिवार का स्वरूप कैसा भी रहा हो। तो इस रूप में हम जब बात करें, जब संस्था के रूप में परिवार को देखें, तो हम देखते हैं कि परिवार की जो प्रकृति है एक स्थायी प्रकृति है। किंतु
संघ के रूप में या व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर कभी कभी परिवारों को क्या होता है कि समाप्त भी हो जाते हैं। तो यहाँ जो इसकी जो प्रकृति जो हमको दिखाई देती है, इसमें दोनों प्रकार के गुण हमें दिखाई देते हैं। यदि हम ऐतिहासिक काल से यानी भूतकाल से और वर्तमान काल तक यदि देखें तो परिवार नाम की जो संस्था है वो भूतकाल से लेकर वर्तमान तक चली आ रही है, तो इस रूप में वो स्थायी है। एवं कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई परिवार बाढ़ है, भूकंप है या कोई प्राकृतिक आपदा है, उसके कारण पूरा का परिवार जब खत्म हो जाता है तो इस रूप में वहाँ पे परिवार की जो प्रकृति है वो अस्थायी भी होती है। तो आज इस वीडियो में हमने इसकी अर्थ परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बात की। आगे के वीडियो में हम कुछ भारत के परिवारों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।